आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है अपवर्तन, इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हमने इससे पहले रिफ्लेक्शन देखा था यानी परावर्तन, अब हम देखेंगे अपवर्तन। अगर आपने इससे पहले के दोनों पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो लाइट के वो दोनों पार्ट जरूर से देखें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तो वो जब हमारे समझ में आ जाएंगे तो ये जो इसका लाइट का तीसरा और अंतिम पार्ट है ये हमारे और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस अपवर्तन पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि अपवर्तन होता क्या है, और अपवर्तन जिन लेंसों के कारण होता है उन लेंस के आगे अलग अलग स्थान पर बिंब रखने पर उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, वो सारी स्थितियों का हम इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। तो अपवर्तन होता क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई दो माध्यम लेते हैं, मान लीजिए ये है माध्यम फर्स्ट, कोई पहला माध्यम है, यहाँ कोई हवा है और हमने यहाँ पर क्या भर दिया, दूसरा यहाँ पर कोई पानी भरा है। ये पानी क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया माध्यम 2। तो दो माध्यम हो गए, यहाँ हवा है और दूसरा यहाँ पानी या जल है जो दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, पहला माध्यम कौन सा हो गया हवा, इससे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब दूसरे माध्यम में एंटर करती है, इसके अंदर जाती है, तो होता क्या है कि प्रकाश की जो किरण है वो अपने मूल मार्ग से, देखो ये इस तरफ चल रही है सीधी और ये ऐसे ही जानी चाहिए, लेकिन अपने ये मूल मार्ग से विचलित होकर के इस तरह से मुड़ जाती है। बस ये घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो परिभाषा तो होगी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने पर वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अपने मूल जो मार्ग था, उसका मेन जो रास्ता था जिस पर वो आ रही थी, उससे विचलित हो जाती है यानी मुड़ जाती है। तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इस घटनाओं के कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण में हम अपवर्तन को देखते हैं। तो पहला तो देखिए, जब भी हम इस तरह का ये पानी भरा हुआ है किसी पात्र के अंदर, इसमें हम कोई पेंसिल को डुबो देंगे तो हम देखते हैं कि वो पेंसिल जो है अंदर पानी के अंदर हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसको हम दैनिक जीवन में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। कोई कांच का ग्लास लीजिए, उसमें एक पेंसिल पानी भर दीजिए, फिर हम उसमें एक पेंसिल को डुबो देंगे तो हम देखेंगे कि पानी के अंदर जो पेंसिल है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर हम चित्र के अंदर भी देख सकते हैं, इस तरह का हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि हम कांच की गिलास के अंदर कोई सिक्का रख देंगे तो वो सिक्का हमने नीचे रखा है तो भी वो हमें सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इस घटना को भी हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से तालाब के अंदर मछली है, उस मछली को जब हम देखेंगे तो वो मछली जिस स्थान पर है वहां दिखाई नहीं दे करके हमें थोड़ा ऊंचा दिखाई देती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, स्ट्रो का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मछली या सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ये सभी घटनाएं हमारे प्रकाश के अपवर्तन की होती है। इन सभी के पीछे जो कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन। और इसी प्रकार से चौथा उदाहरण हम ले सकते हैं कि सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले, सूरज हम देखते हैं कि सुबह सूरज उदय होने से पहले ही हमको दिखाई दे देता है। इसी प्रकार से जब सूर्य अस्त भी हो जाता है, पृथ्वी से जो हम देख रहे हैं हमारी सीधी लाइन सूरज को जो मिला रही है, जैसे मान लो पृथ्वी ये है, इस पर ये पृथ्वी है, इस पर हम यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ पर है, तो हम सूरज को अगर देखेंगे तो हम यहाँ से सूरज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें इस तरह से जा रही है चारों तरफ, ये हमारे ऊपर नहीं आ रही, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी इस स्थिति में भी सूर्य की जब किरणें यहाँ का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल से जब गुजरती है तो गुजरने के बाद मुड़ जाती है और मुड़ करके इस तरह से हमको दिखाई दे देती है। तो सूर्य जब अस्त भी हो जाता है उस समय भी हमको दिखाई देता है, कुछ समय तक हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार से सूर्य जब उदय होता है तब भी उदय होने से पूर्व वो हमको दिखने लग जाता है। तो सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के पश्चात भी कुछ समय तक हमको दिखाई देता है। ये घटना भी किसके कारण होती है, जो मुड़ रही है प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण का मुड़ना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो ये घटना किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हम ले तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो वर्ण जो होता है, वर्ण का मतलब होता है कलर, कलर का मतलब रंग, अर्थात रंग, और विक्षेपण यानी बिखरना, विक्षेपण हो यानी बिखरना।
तो वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हो, वर्ण यानी कलर का और विक्षेपण यानी बिखरना, अलग अलग भागों में बंटना, तो उसे कहते हैं रंगों का अलग अलग भागों में बंटना, तो इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। देखिए इसका उदाहरण क्या है, तो यहाँ हम उदाहरण में देख सकते हैं, ये हमको प्रिज्म दिखाई दे रहा है। प्रिज्म में जब हम एक साइड से सफेद कलर की लाइट इसमें प्रवेश कराते हैं तो सफेद कलर जो होता है वो सातों रंग से मिलकर के बना होता है, और अलग अलग रंग होना यानी कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य होना, और इनकी जो हर कलर की जो तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, इसके कारण ये जो प्रिज्म का कांच है वो कांच हर तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग अपवर्तनांक दर्शाता है, अर्थात हर कलर की लाइट को अलग एंगल पर मोड़ता है। लाल कलर सबसे कम विक्षेपित होता है और इसी प्रकार से बैंगनी कलर सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है, जिसके कारण अलग अलग दिशा में विक्षेपित होने के कारण वो जो एक सफेद लाइट ये जो जा रही है वो प्रिज्म से निकलने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। हम देख रहे हैं दूसरी साइड हमको 7 अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रिज्म में जब हम कोई सफेद लाइट प्रवेश कराते हैं तो निर्गत जब लाइट निकलती है तो वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और ये जो वर्ण विक्षेपण है ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके बाद हम एक और उदाहरण लें तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये परावर्तन की घटना है या अपवर्तन की घटना है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो इसके नाम के पीछे भले ही परावर्तन आ रहा है लेकिन ये परावर्तन की घटना नहीं है। ये घटना किसकी है? ये एक अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना है। तो ये अगर अपवर्तन की घटना है तो इसके नाम के पीछे परावर्तन क्यों आ रहा है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। परावर्तन के लिए हमने देखा ये कोई दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये हो गया हमारे माध्यम फर्स्ट और ये हमारे हो गया माध्यम सेकंड। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इस तरह से मुड़ जाती है, पास भी आ सकती है दूर भी आ सकती है, किसी मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, बस इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अब होता क्या है, जब हम प्रकाश की किरण, ये जो आपतित किरण थी इसका अलग कोण पर, ये तो हमने इस कोण पर आपतित कराया, देखो ये अभिलंब से, ये अगर अभिलंब है तो अभिलंब से जो आपतित किरण ये कोण बना रही है ये हमारे है आपतन कोण। ये हमारे कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण, ठीक है। और जो ये अपवर्तित किरण ये इस दिशा में चली गई, ये अभिलंब से, यही वाला अभिलंब है, इसके साथ ये जो कोण बना रहा है ये हमारे अपवर्तन कोण। ये कोण कौन सा है हमारे? ये है अपवर्तन कोण, अर्थात जिस कोण पर ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई ये हमारा अपवर्तन कोण है। तो जब हम आपतन कोण का मान बदल दें, अर्थात इस कोण को हम इस एंगल पर आपतित कराएं, इस आपतित किरण को हमने क्या कर दिया, कोण को बदल दिया, तो ये जो अपवर्तित किरण है ये भी अपना कोण बदल देगी, ये भी अलग दिशा में विक्षेपित होगी। इसी प्रकार से आपतन कोण का मान हम फिर बदल दें तो ये अपवर्तित किरण और ज्यादा विक्षेपित होगी। तो हम अगर आपतन कोण I का मान बदलते जाएंगे तो ये जो अपवर्तित किरण है ये भी अलग अलग दिशा में विक्षेपित होगी। हमें वो आपतन कोण का मान ज्ञात करना है कि आपतन कोण का एक ऐसा मान जिस मान को आपतित करते ही ये जो अपवर्तित किरण थी ये अलग अलग दिशा में विक्षेपित होती है, ये कहाँ विक्षेपित हो जाए? यहाँ विक्षेपित हो जाए, ये हमारे मिनिमम कंडीशन है। और इससे ज्यादा अगर आपतित कर देंगे तो ये अपवर्तित किरण वापस से इसी दिशा में मुड़ जाएगी, जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में मुड़ जाएगी। और जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है अगर उसी माध्यम में मुड़ जाए तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ऐसा तो हम जानते हैं क्योंकि एक ही माध्यम में दोनों प्रकाश की किरण चल रही, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो अपवर्तित किरण थी ये कहाँ मुड़ जाए? वापस उसी माध्यम में यहाँ मुड़ जाए, यानी थीटा बराबर कितना हो गया इन दोनों को मिलाकर के? 90 डिग्री हो गया। तो अर्थात अपवर्तन कोण का जो मान है, अपवर्तन कोण, इसका मान हो जाए हमारे 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन क्यों कहा? क्योंकि ये उसी माध्यम में लौट गई, लेकिन ये घटना किसकी है? अपवर्तन की है, क्योंकि आपतन कोण का हमने वो मान रखा है जिसके लिए अपवर्तित किरण जो थी ये मुड़ते मुड़ते कहाँ चली गई? 90 डिग्री पे चली गई, यहाँ से आई और ये 90 डिग्री पे चली गई, तो इसको हमने कह दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन ये घटना किसकी हो गई? हमारे अपवर्तन की। तो ये सभी उदाहरण है जो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। इन उदाहरण को हमको ध्यान में रखना है। ये हमसे पूछा भी जा सकता है कि प्रकाश की कौन सी घटना है जो अपवर्तन पर आधारित है या परावर्तन पर आधारित है, तो दोनों के उदाहरण हमको ध्यान में होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक फॉर्मूला भी देख लीजिए, प्रकाश के जो अपवर्तन होता है उसके क्या नियम है। तो अपवर्तन के जब हम नियम पढ़ेंगे तो इसमें भी वही 2 नियम आते हैं। परावर्तन में जो हमने नियम पढ़े थे वैसे ही इसके भी 2 ही नियम है। पहला तो वही हो गया कि इसमें भी अब जो अभिलंब होता है, अभिलंब हो, आपतित किरण हो, आपतित किरण हो या अपवर्तित किरण हो, अपवर्तित किरण हो, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। हमने देखा था
पार्ट 2 के अंदर, वहां पर कि जैसे एक प्लेन बोर्ड पर ही हमने आपतित किरण को बनाया, अभिलंब को बनाया और अपवर्तित किरण को बनाया, तीनों एक ही तल में थे। तो उसी प्रकार से अपवर्तन में भी ऐसा ही होता है, तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, इसी बोर्ड पर हम तीनों को बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, तो देखो इसमें भी एक वही चीज आएगी, आपतन कोण, और एक आएगा अपवर्तन कोण। तो उसमें हमने देखा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर थे, लेकिन अपवर्तन के अंदर ये नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण कौन है आई, इसकी जा का मतलब साइन थीटा, तो साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा यानी अपवर्तन कोण कौन सा है आर, और इसकी जा का मतलब साइन, तो साइन आई और साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात निकालेंगे जब भी अपवर्तन के नियम में, जब भी हम साइन आई और साइन आई का आर का अनुपात निकालेंगे, बटा में लिखेंगे, तो इसका अनुपात हमेशा एक नियतांक होगा। नियतांक का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, और म्यू से लिखते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, ये अपवर्तन का फॉर्मूला है। तो अपवर्तन में दो नियम हो गए, एक तो अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, दूसरा साइन आयटा बटा साइन आर बराबर म्यू होगा, जो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब हम एक लेंस लेंगे और उस लेंस के साथ जो अपवर्तन होता है उसके कारण जो अलग अलग स्थान पर बिंब रखने पर जो अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब बनेंगे उनको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, उनको ध्यान में रख करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे संबंधित कुछ बिंदु मैंने यहाँ लिख दिए, इन सभी बिंदुओं को हमको समझना पड़ेगा एक एक करके कि ये क्या क्या होते हैं, लेंस से संबंधित है ये सभी चीजें। तो सबसे पहले तो मैं एक लेंस बना देता हूँ, ये मैंने एक लेंस बना दिया। अब लेंस हम यहाँ पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पार्ट 2 तक हमने दर्पण को पढ़ा है, तो इस पार्ट 3 के अंदर हम लेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो लेंस में क्या होता है, दर्पण और लेंस में क्या अंतर है कि लेंस में दोनों तरफ, इस तरफ भी कांच है और इस तरफ भी कांच है, दोनों साइड क्या है कांच है, जबकि दर्पण में क्या होता है एक साइड को हम सिल्वर या एल्यूमिनियम से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ दोनों साइड कांच है, तो ये हमारे दर्पण के बजाय अब क्या हो गया, तो ये लेंस हो गया, इस तरह से ये लेंस हो गया। अब इस लेंस में हम देख रहे, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्यतः इन दो प्रकारों को देखेंगे और इनसे बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे। तो ये हमारे उत्तल लेंस कहलाता है, इसको हम लिख दें उत्तल लेंस। और इसी प्रकार से एक अवतल लेंस होता है, ये इसका ये वाला कांच देखो ये भी उभरा हुआ है इसलिए उत्तल है, ये भी उभरा हुआ है ये भी उत्तल है, इसलिए इस उत्तल लेंस बोलते हैं। और जब कांच के दोनों सिरे इस तरह से अंदर धसे हुए हो, ये भी अंदर अवतल की तरह है, ये भी अंदर की तरफ धसा हुआ अवतल की तरह, तो ये हमारे जो लेंस कहलाता है वो कहलाता है अवतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस हो गया और अवतल लेंस हो गया, इन दोनों से संबंधित ये सारी परिभाषाएं हम देखते हैं। तो देखो कि परिभाषाएं सारी देखी, तो ये जो कांच है ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है, ये देखो यहां मैं डॉट डॉट करके गोला बनाता हूं, ये जो कांच था कांच की तरह ये इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इस गोले का कोई ना कोई केंद्र भी होगा, वो कहलाएगा हमारे वक्रता केंद्र। अब ये तो इस वाले साइड का हो गया, इसी प्रकार ये जो साइड है कांच की दूसरी वाली, ये भी किसी गोले का कटा हुआ भाग होगा, ये भी किसी गोले का कटा हुआ भाग है, तो ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका जो केंद्र है वो इसके लिए क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले तो वक्रता केंद्र क्या होता है, पहली चीज तो ये, तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो हमारे लेंस है उसके दोनों साइड जो कांच है वो जिन गोलों के कटे हुए भाग है उन गोलों का जो केंद्र है वो हमारे क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। जो दर्पण था उसमें एक आ रहा था वक्रता केंद्र, इसमें कितने आ गए, दो आ गए, तो एक वक्रता केंद्र यहाँ आ गया, एक वक्रता केंद्र यहाँ आ गया। तो पहली चीज हमारे होगी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्लियर होगी। दूसरा है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र को इस मूल बिंदु से मिला दो, ये तो ये होगी वक्रता त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक वक्रता त्रिज्या होगी R1, और इसी प्रकार से यहां से यहां तक मिला देंगे तो ये दूसरी वक्रता त्रिज्या हो गई R2। तो इस तरह से ये दोनों क्या आ गए हमारे पास, वक्रता त्रिज्या। तो मूल बिंदु को, इसको प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे हम आगे जाकर के, इसको वक्रता केंद्र से जब मिलाते हैं तो ये जो दूरी होती है ये हमारे क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष होता है कि जो लेंस के जो दोनों वक्रता केंद्र ये दोनों, इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच दो इस तरह से, तो ये हमारे क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों वक्रता केंद्रों को मिला करके जो हम लाइन खींचते हैं वो सीधी लाइन हमारे क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष की परिभाषा हो गई। उसके बाद प्रकाशिकी केंद्र क्या होता है, तो प्रकाशिकी केंद्र देखो जो भी लेंस होता है उसके मध्य का जो ये बिंदु होता है, ये बिंदु हमारे कहलाता है प्रकाशिकीय केंद्र, ये हमारे प्रकाश के केंद्र कहलाता है। इसको प्रकाश के केंद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे जब प्रकाश की किरण इस बिंदु से जाती है, इस बिंदु से होकर जाएगी प्रकाश के केंद्र से, तो वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी,
बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। ऐसा गुण जिस बिंदु का होता है उसे हम बोलते हैं प्रकाशिकीय केंद्र। तो ये प्रकाशिकीय केंद्र हमारा हो गया। उसके बाद मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस क्या होता है, देखो जब भी प्रकाश की किरण इस लेंस के समांतर आएगी, तो समांतर जब आएगी तो अपवर्तन के बाद वो जिस बिंदु से होकर के जाएगी वो बिंदु के हमारे क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। वही जो दर्पण में हमने चीजें पढ़ी थी, देखो उसी टाइप की कुछ चीजें आ रही है। वहां भी जो प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या है? फोकस बिंदु कहलाता है। लेकिन ये जो लेंस हम पढ़ रहे हैं, लेंस के अंदर एक भी बार परावर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखो कि हमने जो दर्पण पढ़ा उसमें सब घटनाएं परावर्तन हो रही थी, दर्पण से टकरा करके प्रकाश की किरण वापस आ रही थी, क्योंकि दूसरी साइड हमने कलर कर रखा था। लेकिन जो लेंस हमारे है उस लेंस के अंदर तो कांच लगा हुआ दोनों साइड, तो परावर्तन तो होगा नहीं, तो प्रकाश की किरण सारी उसको पार करके आगे ही जाएगी। तो ये जो समांतर आ रही थी वो जिस बिंदु से गुजरेगी हमारे क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया। और इसी प्रकार से एक फोकस यहां भी होगा कि प्रकाश की किरण अगर यहां आ जाए तो यहां जिस बिंदु से गुजरेगी ये हमारे दूसरा फोकस हो जाएगा। ये हमारे पहला फोकस हो गया, ये हमारे दूसरा फोकस हो गया। तो ये हमारे कहलाएगा मुख्य फोकस। तो जो लेंस होते हैं उसमें फोकस बिंदु भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, F1 और F2। उसके बाद है फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी क्या है? तो वही ये जो प्रकाश के केंद्र यहां से फोकस बिंदु को मिलाने वाली दूरी, ये हमारे फोकस दूरी हो गई। इसको F1 के दो पहली फोकस दूरी, और प्रकाश के केंद्र से दूसरे फोकस को मिलाने वाली ये दूसरी फोकस दूरी हो गई। तो ये इस तरह से फोकस दूरियां हमारे हो जाएगी। उसके बाद फोकस तल किसको कहते हैं? तो फोकस तल इससे कहते हैं कि फोकस बिंदु ये जो है इस पर एक तल है, एक प्लेन रखना है। वो किस तरह से रखना है कि ये जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत होना चाहिए, यानी ऐसे रख दो। तो इस फोकस दूर बिंदु F2 पर अगर मैं एक तल इस तरह से रख दूं समतल, तो ये हमारे फोकस तल कहलाएगा। इसी प्रकार से इस F1 पर भी एक तल इस तरह से रख दूं तो ये हमारे फोकस तल कहलाएगा। अर्थात फोकस बिंदु पर ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के कैसा हो? लंबवत। मुख्य अक्ष ऐसी है, अगर मैं तल ऐसे रख दूंगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ही हो गया। तल को कैसा रखना है? लंबवत रखना है ऐसे। तो तल को अगर मैं यहाँ इस तरह का कोई एक तल रख दूं, समतल यहाँ मैंने रख दिया, इस पर ऐसे लंबवत रखा है। इसी प्रकार यहाँ एक तल रख दूं तो ये हमारे जो तल है दोनों, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे फोकस तल। तो इस तरह से हमने इन सभी बिंदुओं को परिभाषित कर लिया। अब हम लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों को देखेंगे। अब हम उत्तल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उन सब की सारी स्थितियों को देखेंगे कि उत्तल लेंस के अलग अलग स्थिति पर बिंब को रखने पर उससे जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो कहां कहां पर होता है। तो देखिए बच्चों, इसको इससे पहले कि हम ये इस चीज को देखें, ये ध्यान रखिए कि जो पार्ट 2 के अंदर हमने उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण की जो पूरी सारणी देखी थी, एक बार अगर हमने अगर उसको ध्यान से नहीं देखा है या उस पार्ट को हमने नहीं देखा है तो एक बार पार्ट 2 को जरूर देखें और उसके बाद यहां पर आए तो हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो पार्ट 2 के अंदर जब हमने उत्तल दर्पण से बनने वाले जो सारी 6 स्थितियों को देखा था, यहां पर जो 6 स्थितियां बनेगी बिल्कुल सेम टू सेम है। हमें 2 बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा वहां आया था बिल्कुल एज इट इज, एक भी अलग नहीं आएगा। सारी की सारी वही स्थितियां यहां पर हमको देखने को मिलेगी। इसलिए वहां पार्ट को मैंने और अच्छे से समझाया है, उसको पहले देख लें फिर यहां पर आए तो हम देखेंगे कि वो स्थितियां जो है और ये उत्तल लेंस की जो स्थितियां है बिल्कुल सेम टू सेम वो की वो स्थिति आएगी। लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। वो ध्यान क्या रखेंगे तो वहां मैं साथ के साथ बता दूंगा और हमें अभी की अभी ये पूरी सारणी ऐसे कैसे याद हो जाएगी जैसा हमने वहां पर किया था। तो देखिए वही स्थितियां हम लेके चलेंगे। एक हम स्थिति सबसे पहले कहां रखते हैं? अनंत पर। देखो मैं बना देता हूं एक बार। तो ये उत्तल लेंस है, ये जो लेंस है ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। यहां प्रकाश के केंद्र हो गया, इसको O नाम दे देते हैं। यहां एक फोकस है F1, यहां दूसरा वक्रता केंद्र हो गया जो C1। यहां जो हम वक्रता केंद्र C1 लिख रहे हैं इसको हम एक शब्द और प्रयोग कर रहे हैं, इसको 2F1 लिख देते हैं। हम जानते हैं जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी जो वक्रता केंद्र की दूरी है यहां तक, इसको हम दुगुना लिख सकते हैं फोकस दूरी का। ये हमने पिछले में परिभाषित किया ही था। तो इसलिए C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ कई बार मैं C1 या 2F1 लिख दूंगा, दोनों एक ही चीज है क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई का भी नाम लेके पूछा जा सकता है, इसलिए हमने दोनों ही लिख दिए। इसी प्रकार से अब चूंकि यहाँ क्या अंतर आया दोनों में कि जो दर्पण थे उसमें एक ही फोकस दूरी और एक ही वक्रता केंद्र थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 फोकस दूरी है, दूसरा फोकस और ये दूसरा वक्रता केंद्र C2 जिसको 2F2 भी हम लिख सकते हैं। ये 2 चीजें होगी। अब हम बिंब को कहाँ रखेंगे? तो देखो बिल्कुल दर्पण वाली स्थिति, पहली स्थिति हमने कहाँ रखा था? अनंत पर रखा। फिर हम दर्पण इसको पास लेकर आए, बिंब को कहाँ रखा? तो इस C1 के हमने पास में रख दिया। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति हम कहाँ रखेंगे? C1 पर यानी वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति हम कहाँ रखेंगे?
रखेंगे C1 और F1 के बीच में, पांचवी स्थिति हम कहाँ रखेंगे F1 पर, और छठी स्थिति कहाँ रखेंगे F1 और O के बीच में। यही 6 स्थितियां मैंने यहाँ लिखी है, अनंत पर, C1 के नजदीक या अनंत व C1 के मध्य, फिर C1 अथवा 2F1 पर, फिर उसके बाद C1 व F1 के बीच में, फिर F1 पर आ गए, और फिर F1 और प्रकाश के केंद्र के बीच में। यही 6 स्थितियां हमने जो उत्तल दर्पण में देखी थी, वही 6 स्थितियां हम यहाँ पर उत्तल लेंस के अंदर लेने वाले हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं अनंत पर लेंगे तो कहां बनेगा प्रतिबिंब। तो देखिए पहली बात तो ये कि सारणी पूरी की पूरी वही आने वाली है, केवल डायग्राम ही अलग बनेगा, बाकी कुछ अलग नहीं आएगा। देखो बिंब की स्थिति कहां बनी थी, तो प्रतिबिंब की स्थिति इस सारणी में, जैसे ये सब चीजें स्थिति दे रखी है हमने 6 स्थितियां, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर मैं कोडिंग से लिख देता हूं 5 4 3 2 1, और लास्ट वाले की 6 ही रहने दो। तो हमारे पास ये स्थितियां आ गई, ये कोडिंग से मैंने लिख दिया प्रतिबिंब की स्थिति। हम समझेंगे कैसे प्रतिबिंब की स्थिति, ये हमको लाइन से याद रखना है 6 स्थितियों को। इन 6 स्थितियों को हम लाइन से याद रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखो इसकी गिनती 5 से चालू करनी है। कहां से चालू करनी है, 5 से, और उल्टा लिखना है 5 4 3 2 1। पिछले वाले जो उत्तल दर्पण है उसमें भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है ये वाली, यहां पर फोकस पर। तो अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस पर। ये कौन सी स्थिति हो गई, 5वीं वाली, ठीक है। फिर इसमें कहां बनेगा, तो इसके आगे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब C1 और F1 के बीच में। अब C1 और F1 इस तरफ थे, हम अपवर्तन देखेंगे तो दूसरी साइड होगा, तो वहां C2 और F2 पर हो जाएगा, बाकी होगा दूसरी साइड वही C2 व F2 के बीच में। केवल चेंज इतना ही है, इधर C1 F1 के बीच में रखा है, उधर बन गया C2 F2 के बीच में, लेकिन बनेगा वही वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद ये तीसरे पॉइंट पर, ये यहां बन रहा है, तीसरे पर ये C1 पर बन रहा है, तो यहां पर किस पर बन जाएगा, C2 पर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ दो मतलब ये वाली स्थिति आ जाएगी, तो अनंत और C1 के बीच में इधर रखा था, तो उधर क्या बन जाएगा, अनंत और C2 के बीच में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 1 का मतलब अनंत पर बन जाएगा। और छठी स्थिति जो आती है F1 और प्रकाश के केंद्र के बीच में, तो हमने जो छठी स्थिति देखी थी वो कहाँ बन रही थी, दर्पण के पीछे। वहां हमने दर्पण में देखा था तो दर्पण के पीछे बन गई थी, तो यहाँ लेंस में भी पीछे की साइड बन जाएगी, तो लेंस के पीछे। अभी देख लेंगे इसको, बाकी इस कोडिंग से हम ध्यान में रख सकते हैं। ये 6 स्थितियां लाइन से याद रखनी है हमको, और उसके बाद जब इनकी कोडिंग करेंगे तो कैसे कर देंगे, 5 4 3 2 1, और फिर लास्ट वाले में दर्पण के पीछे या लेंस के पीछे। तो ये छठी स्थिति हो जाएगी। दर्पण में भी इसी तरह 6 स्थितियां याद रख सकते हैं, इसमें भी ये 6 स्थितियां। ये तो हो गया हमारे याद करने का तरीका, इस तरीके से हम याद रख लेंगे। यहाँ पर जो बन रहा है उसका आकार कैसा होगा, तो वही चीजें सारी, बहुत छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर हमारी तीसरी स्थिति में आ जाएगा बराबर, फिर आ जाएगा बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और लास्ट में हमारे बड़ा। वही स्थितियां जो दर्पण में हमारे आई थी वो यहां पर आ जाएगी 6 की 6। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, तो हमने सब में देखा था वास्तविक व उल्टा। वास्तविक जो चीज होती है उल्टी होती है, यहाँ भी वास्तविक उल्टा, यहाँ भी वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। केवल लास्ट में क्या बना था हमारे, आभासी और सीधा। तो वही स्थिति जो दर्पण में थी वही स्थिति हमारे लेंस में आएगी, तो इसको अलग से 2 बार याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया सारणी, तो सारणी तो हमें एज इट इज याद हो जाएगी। दर्पण में भी वो कि वही ये 6 लाइन से याद रखना है केवल। उसके बाद अगली स्टेप में क्या कर देंगे, कहां बनेगा, तो 5 4 3 2 1, और लास्ट में कहां बन जाएगा, दर्पण के पीछे। फिर यहाँ क्या स्थिति है, तो सारी स्थिति उत्तल के लिए तो वास्तविक उल्टी है, केवल लास्ट वाली है आभासी और सीधी। उसके बाद यहाँ आ जाओ कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बहुत छोटे से चालू कर दो, और वो भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनंत पर बिंब रखा है तो प्रतिबिंब तो बहुत छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत छोटा बन जाएगा, उसके बाद छोटा, बराबर, बड़ा और बहुत बड़ा, फिर बड़ा हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें से कुछ स्थिति अगर हम मैच कराना चाहे तो देखो वो हमारे नोट यहाँ काम आ जाएंगे। अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और सी पर रखते हैं, जब हमने सी पर रखा, सी कहाँ है, ये रहा, C1 पर रखते हैं तो कहाँ बना, C2 पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पर रखा, बना। तो ये 3 स्थितियां तो हमें वैसे ही, हमने जो पिछले पार्ट 2 के अंदर 3 पॉइंट लिखे थे, 3 नोट लिखे थे, उनसे हमारे हो जाती है। अब बात आती है डायग्राम की, कि डायग्राम क्या होगा। तो केवल डायग्राम हम यहाँ पर और समझ लेते हैं। तो देखिए हमने कहाँ रखा है, अनंत पर। यहाँ मैं उत्तल लेंस की स्थिति बना रहा हूँ, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। बिंब कहाँ रखा है, अनंत पर। जब भी हम बिंब अनंत पर रखते हैं तो प्रकाश की किरण कैसी आती है, समांतर आती है। और प्रकाश की किरणें समांतर आएगी तो दर्पण में तो टकरा के वापस आ जाती है, लेकिन अपवर्तन में तो ये किरणें कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो ये जब किरणें इस लेंस से अपवर्तित होकर के जाएगी तो जिस बिंदु से गुजरेगी ये हमारे क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। क्योंकि जो प्रकाश की किरणें समांतर आती है और वो अपवर्तन जब होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से गुजरती है वो हमारा फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये यहाँ पर फोकस पर आएगी। तो जितनी भी प्रकाश की किरणें समांतर आएगी, क्योंकि अनंत पर जब बिंब रखा है तो प्रकाश की किरणें समांतर आएगी, तो जिस बिंदु से गुजरेगी ये हमारे कौन सा कहलाएगा, फोकस बिंदु। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो फोकस पर बन गया।
वास्तव में किरणें मिलती हुई दिख रही है तो वास्तविक हो गया, और वास्तविक है तो उल्टा हो गई। बहुत छोटा क्यों होगा, क्योंकि बिंब हमने अनंत पर रखा। जब इतनी दूर कोई चीज रखेंगे तो कांच में जब उसकी इमेज बनेगी तो इमेज तो बहुत छोटी बनेगी, तो यहाँ इमेज बहुत छोटी बनती है, इतनी छोटी कि ये जैसे बिंदुवत हो। कैसी हो, बिंदुवत हो। तो इस बहुत छोटे को हम क्या लिख सकते हैं, बिंदुवत भी लिख सकते हैं, अर्थात एक बिंदु के रूप में होगी। चाहे कितनी बड़ी चित्र हो, उसकी जब फोटो बनेगी इस कांच में तो कैसी बनेगी, एक बिंदु जैसी बनेगी। कांच में तो हम जब सूरज को देखते हैं तो सूरज भी कितना छोटा हमको दिखाई देता है, क्योंकि सूरज कितनी दूर पर है, अनंत दूरी पर है। उसके बाद देखो अनंत और C1 के मध्य जब बिंब रखेंगे तो क्या होगा, तो यही हमने उत्तल लेंस लिया, इसमें ये हमारे फोकस दूरी F1 हो गई, ये हमारे फोकस दूरी F2 हो, सॉरी वक्रता के अंदर C1 हो गया। अब हमने कहाँ रखा, C1 के पास में यहाँ बिंब को रखा है, तो क्या होगा, तो ये हमारे उत्तल लेंस था और हमने यहाँ पर बिंब को रखा है, तो क्या होगा, तो यहाँ जब हम बिंब रखते हैं तो स्थिति कैसी बनती है, तो देखो यहाँ दूसरी तरफ ये हमारे F2 है और दूसरी तरफ ये हमारे C2 है। ठीक है, तो अब इस उत्तल लेंस से कैसी स्थिति बनेगी, तो जब हम यहाँ रखते हैं अनंत और C1 के बीच में तो हम जानते हैं कि C2 और F2 के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है। इससे भी देख लो तो C2 और F2 के बीच में यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। देखो पिछली बार कहाँ बना था, फोकस पर। अब की बार जैसे हम इसको पास लेकर आए तो ये कहाँ चला गया, यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। ठीक है, अभी इसको हम एक साथ देख लेंगे, सारे चित्र बन जाएंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। दर्पण में हमने देखा था ना, एक एक खिसकता हुआ बन रहा था पीछे की ओर, इसमें भी एक एक खिसकता हुआ उस तरफ जाएगा। तो देखो इसको जब हम पास लेके आए, जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी तो समांतर जाने के बाद तो वो फोकस से ही गुजरती है, हम जानते हैं। दूसरा, जो प्रकाश की किरण इससे जाएगी मुख्य अक्ष से, इसको प्रकाश के अंदर से जाएगी, तो हमने पहले पढ़ा था अपवर्तन के नियम में कि जो प्रकाश की किरण प्रकाश के अक्ष से, प्रकाश के बिंदु से होकर जाती है वो प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी जाती है। तो यहां से जो प्रकाश की किरण इस बिंदु से जाएगी वो बिना मुड़े कैसे जाएगी, सीधी जाएगी। तो ये दोनों कहां टकरा रही है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो बिंब और उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो देखो बिंब अगर सीधा इस तरह से रखा, ऊपर तीर का निशान है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, नीचे तीर का निशान, यानी उल्टा बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। और उल्टा बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और हम देख भी रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरण वास्तव में हमको मिलती हुई दिख रही है, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। कहां बन रहा है, तो C2 और F2 के बीच में। तो अपने आप देख लो ये C2 और F2 के बीच में बन रहा है। तो ये भी हमारे क्लियर हो गया ये स्थिति। उसके बाद C1 पर रखा है, यानी वक्रता के अंदर पर रखा है, तो वक्रता के अंदर पर तो कभी रख दो, उसका इमेज भी वक्रता के अंदर पर ही बनता है। तो यहां हम देख लें अगली स्थिति में, जब वक्रता के अंदर पर रखा है तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर हमने ये C1 है, ये F1 है, यहां से F2 हो गया और ये हमारे C2 हो गया। तो हमने इमेज को कहां, बिंब को कहां रखा है, C1 पर रखा है। तो C1 पर रखा है, जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी वो तो फोकस से गुजर जाएगी, और जो प्रकाश के केंद्र से जाएगी वो प्रकाश के केंद्र से सीधी गुजर जाएगी। तो दोनों कहां कट रही है, यहाँ पर कट रही है। और दोनों इमेज अगर यहाँ कट रही है, दोनों प्रकाश की किरण यहाँ कट रही है, तो यहाँ पर कौन बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि अगर ये तीर का निशान सीधा है तो इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। तो इमेज कैसी बन गई, उल्टी। और जो उल्टी होती है वो कैसी होती है, वास्तविक होती है। साइज कैसा है, तो बराबर है। तो देखो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो साइज भी कैसा आ गया, बराबर आ गया। और दूसरा हम जानते हैं वक्रता के अंदर पर जब भी कोई इमेज रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता के अंदर पर बनता है, दूसरा उसका साइज भी बराबर होता है। तो ये साइज में भी बराबर आ गया। तो इस तरह से इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। उसके बाद C1 व F1 के बीच में अब हम B1, इस जो बिंब था, इस बिंब को आगे किसका आगे कहां ले आए, यहां ले आए। तो चलो तीसरी स्थिति देख लेते हैं। तो तीसरी स्थिति में ये कहां आ गया, तो तीसरी स्थिति में ये आ गया, ये C1 है, ये F1 है, ये हमारे F2 है और ये हमारे C2 है। तो हम C1 और F1 के बीच में बिंब को यहाँ कहीं रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, तो हमने इसकी इमेज बनानी है। तो जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी अपवर्तन के पश्चात वो तो फोकस से गुजर जाएगी, और जो इस प्रकाश के केंद्र से जाती है ऐसे वो सीधी चली जाती है इस तरह से। तो ये दोनों कहाँ कट रही है, यहाँ पर कट रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, C2 के बाद बन रही है। यहाँ पर हमने पहले से लिख लिया था, इमेज कहाँ बन रही है, दूसरी वाली स्थिति में अनंत व C2 के बीच में। तो C2 और अनंत के बीच में देखो यहाँ बन गई इमेज दूसरी वाली स्थिति के अंदर। ये कोडिंग की हुई है इसलिए मैंने इसको गोल कर दिया ताकि याद रहे कि कौन से नंबर पे कौन सी इमेज बनेगी। तो अनंत और C2 के बीच में बन गई। तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन हो गया अनंत और C2 के बीच में। साइज हम देख ही रहे हैं, ये देखो ये इससे बड़ा है तो इस साइज में कैसे आ गया, बड़ा आ गया। दूसरी बात, ये तीर का निशान ऐसा है तो ये उल्टा आ गया, तो यहाँ उल्टा भी आ जाएगा, और उल्टा है तो वास्तविक भी होगा। C2 के और अनंत के बीच में ये बनी गया। इमेज हमने C1 और F1 के बीच में रखी थी। उसके बाद देखो फोकस पर रखें तो क्या करेंगे, तो फोकस पर जब बिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस स्थिति को देखते हैं। तो ये तो हमारे नोट में ही है, फोकस पर रखते तो अनंत पे बनता है, अनंत पे रखते तो फोकस पे बनता है। तो हमें इतना तो पता ही है, फोकस पर रखा है तो चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो कैसा बनेगा तो देख लेते हैं। तो यहां पर अब की बार हमने क्या कर दिया,
इस पांचवी स्थिति में ये लेंस ले लिया, यहाँ C1 है, ये F1 है, ये F2 है, ये C2 है। अब हमने इमेज को कहाँ रख दिया, फोकस पर रख दिया, ये बिंब को हमने रख दिया फोकस पर। तो फोकस पर रख दिया, जो प्रकाश की किरण समांतर जा रही है वो तो कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, और जो प्रकाश की केंद्र से जाएगी यहाँ से वो कैसे चल जाएगी, सीधी चली जाएगी। तो ये किरणें देखो बहुत धीरे धीरे अब एक दूसरे के पास आ रही है, तो धीरे धीरे आ रही है, तो इनको जब तक हम बढ़ाते जाए कहाँ तक ले जाए, अनंत तक ले जाए, और अनंत पर जब ले जाएंगे तो ये दोनों किरणें हमको मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जहां भी ये किरणें मिलेगी वहां पर बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब जो होगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा, इसलिए इसमें साइज आता है बहुत बड़ा, अनंत पर इमेज बन रही है। दूसरी बात ये देखो, जो भी तीर का निशान है वहां जो बनेगा वो उल्टा ही बनेगा, तो उल्टा है तो वास्तविक आएगा। कहां बन गया, अनंत पर बन गया। वो कैसे पता है, क्योंकि फोकस पर रखा है तो अनंत पर ही बनेगा, और चाहो तो इमेज बना करके देख लो तो अनंत पर बन जाएगा। अब बात करते हैं F1 और प्रकाश के केंद्र के बीच में जब रख दे तो क्या होगा। तो ये जो लास्ट स्थिति है इसमें हमने क्या करा कि हमने ये जो C1 था, ये F1 था, ये F2 था, और ये हमारे पास C2 था। अब हमने इमेज रख दी इस फोकस और इस प्रकाश के केंद्र के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ जब हमने इमेज रख दी तो जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी वो तो किससे गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, और जो प्रकाश की केंद्र से जाएगी ये वाली, ये इस तरह से चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं दोनों प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है, और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है तो इसको चाहे कितना भी बढ़ा लो, ये बढ़ाने पर कभी भी नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसी प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, पीछे की साइड बढ़ाते हैं, तो पीछे की साइड बढ़ाने पर वो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जब ये पीछे की साइड किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी तो जिस बिंदु पर ये मिल रही है वहां कौन बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो बिंब हमने ऐसा रखा और प्रतिबिंब ऐसा ही बन गया। तो पहली बात तो बड़ा है तो बड़ा आ गया। दूसरा, ये हमको सीधा ही दिख रहा है, तीर का निशान ऊपर ही है, तीर का निशान ऊपर ही है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। सीधा है तो आभासी है, और आभासी है वो कैसे पता चल रहा है, तो देखो ये डॉट डॉट लाइन से मिलकर बना है तो ये आभासी हो गया, आभासी है तो सीधा हो गया, तो आभासी और सीधा हो गया। कहाँ बन रहा है, तो लेंस के पीछे बन रहा है, तो ये लेंस के पीछे वापस इसी साइड, क्योंकि अभी तक की जितनी भी इमेज है बिंब यहाँ रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के बाद, और यहाँ कहाँ बन गया, लेंस से पहले। लेंस के पीछे या लेंस के पहले लिख लो, लेंस के पहले बन रहा है। तो इस तरह से ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। हमने सभी डायग्राम देख लिए। तो उत्तल जो दर्पण था और उत्तल लेंस हो, इन दोनों स्थितियों में सारे प्रतिबिंब एक जैसे बनते हैं। स्थितियां 6 लाइन से याद रख लो, बाकी चीजें याद हो जाएगी। एक बार फिर से हम पूरी सारणी को देख लेते हैं किस तरह से याद रखेंगे। तो 6 स्थितियां कौन कौन सी है, पहली हम अनंत पर रखेंगे, दूसरी हम अनंत और सी के पास में रखेंगे, तीसरी हम सी पर रखेंगे, चौथी हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, पांचवी हम एफ फोकस दूरी पर रखेंगे, और छठी स्थिति हम फोकस और प्रकाश के अक्ष के बीच में रखेंगे, प्रकाश के बिंदु के बीच में रखेंगे, यानी मूल बिंदु और फोकस बिंदु के बीच में रख देंगे। ये 6 स्थितियां हैं। इसके इमेज कैसे बनेंगे सबके, तो ये 6 स्थिति लाइन से लिख दो, और इमेज कैसे बनेंगे, 6 को नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 तक, और इनकी कोडिंग से प्रतिबिंब बन जाएगा 5 4 3 2 1 ऐसा। और लास्ट वाले में क्या बन जाएगा, वो दर्पण हो तो दर्पण के पहले बन जाएगा, और अगर दर्पण के पीछे बन जाएगा, और अगर लेंस है तो लेंस के पहले बन जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, तो शुरुआत की 5 स्थिति में वास्तविक और उल्टा ही है, लास्ट वाली में वास्तविक उल्टा 5 में आ गया, तो कौन सा बचा, वो लास्ट में आ जाएगा, तो आभासी और सीधा आ गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो आकार बहुत छोटे से चालू करेंगे, और बहुत छोटे से क्यों चालू करेंगे, क्योंकि बिंब को हमने पहली स्थिति में अनंत पर रखा है, और अनंत पर रखेंगे तो बिंदुवत बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, तो बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और लास्ट में बड़ा। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये 6 की हमने इमेज फॉर्मेशन देख ली कि इस तरह से ये कारण है कि इसकी इमेज ऐसी क्यों बनती है। अगर हम डायग्राम से बनाए तो डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि बड़ा है कि सीधा है कि कहां बन रहा है, वो सब चीजें। लेकिन हम चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि याद रखने पर हमसे डायग्राम भी इजीली बन जाएगा। जब हमें पता होगा कि यहाँ रखा और यहाँ बन रहा है तो हम चित्र भी बना सकते हैं, या चित्र को पहचान सकते हैं कि कौन सा चित्र हमारे सही होगा। तो इस तरह से हमने ये पूरी सारणी देखी और इमेज बनना इसके उत्तल लेंस की सहायता से देखा। अब हम इसके बाद जो चीज आती है वो है अवतल लेंस से किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह से अवतल दर्पण के लिए 2 स्थिति थी, वैसे ही अवतल लेंस के लिए जब हम करेंगे तो इसके लिए भी केवल 2 ही स्थितियां आएगी। उन 2 स्थितियों से ही इमेज बनती है, तो उन 2 स्थितियों को हम देखेंगे और इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अवतल लेंस और उससे बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण, सारी स्थितियां इसके लिए देखेंगे। तो अवतल लेंस जो होता है उससे बिंब की स्थिति हम कहां लेंगे, तो वही जो अब यहां पर भी जो हम सारणी देखेंगे जो हमने अवतल दर्पण के लिए देखी थी, ठीक वही सारणी यहां पर आएगी। सारी स्थितियां जो अवतल दर्पण के लिए आई थी वो की वो अवतल लेंस के लिए आएगी यहां पर। तो वही बिंब की स्थिति हम अनंत पर लेंगे और अनंत व प्रकाश के केंद्र के बीच में कहीं पर भी लेंगे। तो चित्र में साथ में बना देता हूं। यहां आपकी बार जो हमने लेंस लिया है वो हमारे कौन सा है, अवतल। तो अवतल लेंस इस प्रकार का होता है। यहां पर ये C1 हो गया, F1 हो गया, यहां पर F2 हो गया और यहां पर C2 हो गया। ठीक है, पहली स्थिति हम ले रहे हैं अनंत पर।
तो पहले हम चित्र बना देते हैं, फिर ये स्थितियां लिख देंगे। ये स्थिति तो वही आएगी जो उस सारणी में थी, वही इस सारणी में आएगी। तो चित्र हम देख लेते हैं। पहला हमने रखा अनंत पर, तो अनंत पर हमने बिंब को रख दिया। तो पहली बात तो हम हमारे जो हमने 3 नोट लिखे थे पिछले पार्ट 2 में, वो नोट ही हमारे काम आ जाएंगे। जब भी बिंब अनंत पर रखा होता है तो प्रतिबिंब तो फोकस पर ही बनता है। तो वो चीज तो यहाँ क्लियर हो जाएगी। अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, बना के देख लेते हैं। तो अनंत पर जब बिंब रख दिया तो प्रकाश की किरणें कैसी आती है? तो अनंत पर जब रखते हैं तो समांतर आती है। तो प्रकाश की किरणें कैसी आएगी? समांतर आएगी। अब ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जैसे उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को समेटता है, समेट करके एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ये क्या करता है? फैलाता है। तो इससे जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वो फैल करके इस तरह से चली जाएगी। ये उसमें क्या हुआ था? उस दर्पण में इस तरह से केंद्रित हुई थी, ये पास आ रही थी किरण। इसमें क्या हो जाएगा? दूर जाएगी। लेकिन ये दूर इस तरह से जाएगी कि मानो ये जैसे यहां से जा रही है ना, ये यहां से आई और किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। तो ये ऐसा प्रतीत होगा पीछे बढ़ाने पर कि ये कहां से आ रही हो? इस फोकस से आ रही हो। क्यों फोकस से आती हुई दिखेगी? क्योंकि ये किरणें कहां से आ रही है? अनंत से। तो अनंत से आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। हम जानते हैं अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती है वो फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ जो अवतल लेंस है इसमें स्थिति ऐसी आ रही है कि जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये आ गई। इसी प्रकार से और समांतर किरणें जाएगी। जैसे यहां से कोई समांतर किरण मान लो, ये भी कैसे जाएगी? ये इस तरह से जाएगी जैसे ये कहां से आ रही हो? फोकस से आ रही है। तो सारी किरणें कहां आकर के मिल रही है? ये डॉट डॉट करके कहां मिल रही है? फोकस पर मिल रही है। तो ये आभास हो रहा है हमें कि ये कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। तो पहली बात तो डॉट डॉट करके जब भी बिंब बनता है तो प्रतिबिंब का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी होता है। और आभासी जो चीज होती है वो कैसी होती है? सीधी होती है। तो आभासी और सीधा हो गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो बिंब तो अनंत पर रखा है, तो अनंत पर जब बिंब रखा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा। बिंदुवत कह दो या कह दो बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा, अत्यधिक छोटा बनेगा प्रतिबिंब। क्यों बनेगा? क्योंकि बिंब रखा है अनंत पर। तो ये हमारे डायग्राम हो गया। दूसरा है अनंत और प्रकाश के केंद्र के बीच में। अब हम यदि इस अवतल जो हमारे लेंस है, इस अवतल लेंस में हम दूसरी स्थिति C1, F1, F2, C2। देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करें? बिंब की स्थिति अलग अलग रख सकते हैं। अनंत पर यहाँ C1 पर, C1 और F1 के बीच में, F1 पर और इसमें पास में। लेकिन जब हम इतनी सारी स्थितियां रखेंगे और इतने सारी, अगर हम चाहें तो यहाँ 6 स्थिति बना लो और 6 स्थिति में यहाँ रख दो, C1 पर रख दो, C1 F1 के बीच में F1 पर और आगे रख दो। लेकिन इन 6 की ये जो बची हुई एक तो कर ली अनंत वाली, उसके बाद जो 5 स्थितियां हैं, इन 5 स्थिति में जब हम इमेज को रखेंगे यहाँ, तो उससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो 6 के 6 एक जैसा ही होगा। कहीं पर भी रख दो, कोई अंतर ही नहीं आ रहा, इमेज वही बन रही है और वैसी बन रही है। तो इसको एक ही स्थिति ले लेते हैं, केवल उसका नाम दे दिया हमने प्रकाश की केंद्र इससे और अनंत के बीच में। कहीं पर भी कहीं भी इमेज रख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इमेज हमने यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कोई नहीं, सबकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक जैसा ही बनेगा। तो हम केवल एक ही हमने यहाँ लिख दिया, अनंत और प्रकाश के केंद्र के बीच में। अनंत और प्रकाश के केंद्र के बीच में कहीं पर भी बिंब रख दो, सबकी इमेज एक जैसी बनेगी। तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब इससे इमेज कहाँ पर बनेगा? तो देखिए इससे इमेज कहाँ बनेगा? जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी वो तो कैसे हो जाएगी कि जैसे वो कहाँ से आ रही हो? फोकस से आ रही हो। ठीक है बात। दूसरी, जो प्रकाश की किरण इससे प्रकाश के केंद्र से जाएगी इस तरह से, वो बिना मुड़े कैसी चल जाती है? सीधी चल जाती है, हम जानते हैं। तो ये दोनों देखो, ये प्रकाश की किरण ये जा रही और ये डॉट डॉट वाली लाइन ये जा रही, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं? यहाँ। तो यहाँ कौन बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो जैसा बिंब था सीधे तीर का निशान, ऊपर तीर का निशान, प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है? ऊपर तीर का निशान। तो ये कैसा हो गया? सीधा हो गया, क्योंकि तीर का निशान कैसा है? सीधा। और जो चीज सीधी होती है वो कैसी होती है? आभासी होती है। तो आभासी और सीधा हो गया। या दूसरा देख लो, डॉट डॉट लाइन से बन रहा है, ये एक डॉट डॉट लाइन आ रही है इसमें, तो डॉट डॉट करके जो लाइन आ रही है तो आभासी हो गया, आभासी है तो सीधा हो गया। देख पा रहे हैं इसका जो बिंब है उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है इस बिंब से कैसा है? छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा है? वो बन रहा है बिंब से छोटा। जो हमने बिंब लिया उससे छोटा, तो ये अत्यधिक छोटा और ये छोटा। बन कहाँ रहा है? तो बन रहा है फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में। देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख देंगे फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है। तो देखो वही स्थितियां यहाँ पर हो गई जो हमने अवतल दर्पण के लिए पढ़ी थी। अवतल दर्पण में भी ये दो ही स्थिति ली थी, अनंत और प्रकाश के केंद्र के बीच में। तो अनंत पर जब ली थी तो फोकस पर बना था, यहाँ भी फोकस पर बन रहा है। वहां भी दोनों स्थिति में आभासी सीधा बना था, यहाँ भी दोनों स्थिति में आभासी सीधा बन रहा है। यहाँ पर पहली बार जब बहुत छोटा बना था क्योंकि अनंत पर लिया है, और दूसरी बार जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है। इमेज दोनों सीधे बन रहे हैं और आभासी बन रहे हैं। और यहाँ पर जब अनंत और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखा था तो जो इमेज फॉर्मेशन हुई थी, जो प्रतिबिंब का निर्माण
हुआ था वो हमारे फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में हुआ था। तो यही दो स्थितियां हमने अवतल दर्पण के लिए ली थी और यही सब घटनाएं उसमें हुई थी और यही हमारे अवतल लेंस के अंदर हो रही है और यही सब घटनाएं इसमें। तो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों के लिए जो स्थितियां आ रही है वो एक जैसी आ रही है। केवल इमेज की फॉर्मेशन, ये जो डायग्राम है ये हमारे अलग हुए हैं, बाकी स्थिति हम एज इट इज वहां पर भी जो है वो कि वो हम यहाँ याद रख सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर कट स्थितियां हैं। पहली जो अवतल दर्पण हो, सॉरी उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उनके लिए हमेशा 6 स्थिति होगी, 6 को याद रख लो कि कहाँ कहाँ रखना है। उसके बाद इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, तो इमेज के लिए 5 4 3 2 1 करके और लास्ट में दर्पण के पीछे या जो लेंस है उसके पहले बन जाएगी, ये आ जाएगी। और 6 स्थिति में हमने देखा ही था वो बाकी चीजें, तो वो सारणी के साथ हमने देखी थी, तो हमको इजीली सभी चीजें याद हो जाएगी, यहाँ ये भी समझ में आ जाएगा। जिस तरह से दर्पण के अंदर हमने जो दर्पण सूत्र और आवर्धन देखा था, उसी तरह से लेंस में भी जो लेंस सूत्र और आवर्धन है उसके 2 छोटे छोटे फॉर्मूले और आएंगे, तो उनको और अब हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले हम लेंस सूत्र देख लेते हैं। तो जो दर्पण सूत्र था उसमें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v था। यहाँ ये फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है, 1/v माइनस 1/u हो जाता है, जहां पर वो सारी चीजें वही है। u हो गई प्रकाश के केंद्र से बिंब की स्थिति, v हो गई कि प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की स्थिति, और f हो गई इस लेंस की फोकस दूरी। तो वही चीजें यहाँ पर है वो हमारे आ जाएगी। दूसरी चीज, इस फॉर्मूले में हमेशा हमको धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, कौन से मान, वो चीजें हमको ध्यान में होनी चाहिए। तो जब हम प्रकाश की किरणों की दिशा में जब दूरियां निकालेंगे तो दूरियां धनात्मक होगी और उसके विपरीत निकालेंगे तो ऋणात्मक होगी। दूसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे तो धनात्मक होगी, नीचे लेंगे तो ऋणात्मक होगी। ये दूरियों को हम किस तरह से लेते हैं, ये पार्ट 1 जो हमारे प्रकाश का है उसके अंदर हमने क्लियर एकदम समझाया था, तो उसे हम देख करके और समझ सकते हैं। दूसरा आवर्धन है कि आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जो हमने बिंब रखा उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब से कितने गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, ये अगर हमको पहचानना हो तो उसके लिए हमें उसका आवर्धन निकालना पड़ता है। तो आवर्धन या मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है h'/h, जहां पर h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, ये है बिंब की ऊंचाई, और इसके फॉर्मूले को हम v/u करके लिखते हैं। तो ये हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जो हमने दर्पण में देखा था वो का वो फॉर्मूला यहाँ पर आता है। केवल साइन का हमको ध्यान रखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखिए जब भी प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें तो ध्यान रख लो, जब भी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा होगा तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमेशा जो आवर्धन है वो धनात्मक ही आएगा। और जब भी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक वह उल्टा बन रहा हो, वास्तविक वह उल्टा बन रहा हो, तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इन दो बातों को ध्यान में रख लो। जब जब प्रतिबिंब का निर्माण आभासी और सीधा होगा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ऐसे समझ लो, जब प्रतिबिंब जो सीधा होता है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब जब सीधा बनता है, यानी इतना बड़ा है और सीधा ही बन गया, चाहे बड़ा बनो छोटा बनो, तो उसका आवर्धन कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। और जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आवर्धन कैसा हो गया, ऋणात्मक, क्योंकि बिंब तो ऊपर की तरफ बन रहा है और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, नीचे। तो ये उल्टा काम कर रहा है, तो उल्टा काम कर रहा है तो इसका जो आवर्धन है वो कैसा आ गया, नीचे की ओर आ गया या माइनस की ओर आ गया। तो इस तरह से इसके आवर्धन को हम ज्ञात करेंगे। उसके अलावा एक प्रश्न और इसमें लेंस में पूछा जाता है, वो है लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता कितनी है। तो लेंस की क्षमता या पावर को हम कैसे निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस पर आधारित भी न्यूमेरिकल हमको अधिकांश देखने को मिलता है कंपटीशन एग्जाम में भी और एग्जाम में हमारे। तो वो क्या है कि लेंस की क्षमता जो P होती है वो 1/f के बराबर होती है। F क्या है, फोकस दूरी है। तो जब भी हमें लेंस की क्षमता निकालने को कहा जाए तो उस लेंस की क्या ज्ञात करनी है, हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। जैसे ही फोकस दूरी ज्ञात हो जाए तो 1/f कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंस की क्षमता आ जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखो, ये जो फोकस दूरी है इसको हमेशा किस में रखना है, मीटर में रखना है। जैसे ही हम इसको मीटर में रखेंगे तो ये जो लेंस की जो क्षमता है, वो क्षमता जो हमारी है वो डायप्टर में आ जाएगी। डायप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता हमारे किस में आ जाएगी, डायप्टर में आ जाएगी। फोकस 10 किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 10 मीटर है तो उसकी क्षमता P बराबर 1/10 डायप्टर हो जाएगी। इस तरह से हम लेंस की क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि 2 या 2 से अधिक लेंस आपस में जोड़ दिए जाएं, मान लो 3 लेंस जोड़ दिए, इसकी क्षमता P1 है, इसकी क्षमता P2 है, इसकी क्षमता P3 है। अलग अलग लेंस की क्षमता अलग अलग लेंस के फोकस दूरी से हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसकी क्षमता P1 है, इसकी क्षमता P2 है, इसकी क्षमता P3 है। और अगर आपसे
पूछ लिया जाए कि इस तीनों को मिला करके जो ये युग्म बन गया 3 लेंसों का, इस पूरे की क्षमता कितनी है, पावर कितनी है, तो इसकी पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3। लेंसों की जो क्षमता होती है वो आपस में जुड़ जाती है। 2 या 2 से अधिक लेंसों का आपस में जब संयोजित करते हैं और अलग अलग की क्षमता हमको दे रखी हो, P1 P2 P3 का मान दे रखा हो, तो तीनों को जोड़ करके हम इसका जो मिला करके जो युग्म बना है, एक संयोजन इसका जो बना है लेंसों का, उस संयोजन की कुल क्षमता हम निकाल सकते हैं। वो क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 से ज्ञात कर ली जाएगी। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं लेंस वाले, ये तीनों भी हमको ध्यान रखने हैं और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हमसे पूछे जाते हैं।